हेलो बेटा। लेक्चर नंबर 8 हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन ओहमिक रेजिस्टेंसीज। बच्चों, हम लोगों ने ये देखा था ओम्स लॉ में कि देयर इज ए लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल, और वी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के हमारे पास में। जब भी हमारे पास में जो ग्राफ बना था वी और आई का, हम लोगों ने ग्राफ बनाया था ओम्स लॉ में, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से था कि जैसे जैसे हमारे पास में वी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, उसी सेम प्रोपोर्शन में हमारे पास में आई की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होती जाती है। दैट मीन्स यदि वी की वैल्यू 0 है तो आई की वैल्यू भी हमारे पास में 0 है। यदि वी की वैल्यू हमारे पास में 1 हो गई तो आई की भी 1 हो गई, वी की 2 हो गई तो आई की 2 हो गई। इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा था कि जिस रेशियो से वी की वैल्यू इंक्रीज होती है उसी रेशियो से हमारे पास में आई की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। दैट मीन्स there was a linear relationship. Linear relationship means as the V is increases, as the same proportions I will also increase. That relationship will be known as linear relationship. बच्चों, ये जो था हमारे पास में लीनियर रिलेशनशिप वो ओम्स लॉ को बताता है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे सर्किट अरेंजमेंट या ऐसे मटेरियल्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जो कि लीनियर रिलेशनशिप को नहीं बताते हैं। तो द मटेरियल्स विच डू नॉट शो द लीनियर रिलेशनशिप आर कॉल्ड द नॉन ओमिक मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग इसको टेबल से समझते हैं तो मान लीजिए जब मेरे पास में वोल्टेज 0 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इलेक्ट्रिक करंट भी मेरे पास में 0 है। जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 2 हो गया तो मैं देखता हूँ करंट की वैल्यू भी कितनी, अभी भी मेरे पास में 0 है। इन द सेम वे जब मेरे पास में करंट की वैल्यू 3 हो जाती है तो मैं ये देखता हूँ, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 3 हो जाती है तो मैं ये देखता हूँ कि जो करंट की वैल्यू है वो मेरे पास में 0.1 एम्पियर हो जाती है। पोटेंशियल डिफरेंस 4 होने से 0.2, 6 होने से 0.3 और 10 होने से 1। तो यदि आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो लीनियर रिलेशनशिप बनना चाहिए कि जब वोल्टेज 0 तो करंट भी 0 है, जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 है तो समथिंग करंट की कोई वैल्यू होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस 3 होगा तो करंट की वैल्यू उसी रेशियो में इंक्रीज होनी चाहिए। तो हमारे पास में रिलेशनशिप कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे there is no linearship between the potential difference and the electric current, means these are not follow the Ohm's law, so these materials are called non-ohmic materials. Okay, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मटेरियल्स नॉन ओमिक मटेरियल्स, क्या सही में ऐसे कोई मटेरियल्स होते हैं या सिर्फ हमारी ये इमेजिनेशन, हम लोगों ने सिर्फ थ्योरी बना के रखी है? तो आंसर है कि हमारे नेचर के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो कॉपर है, चाहे एल्यूमिनियम है, चाहे सिल्वर है, चाहे कोबाल्ट है, सबके सब मटेरियल्स एक टेम्परेचर से नीचे या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ऊपर वो नॉन ओमिक बिहेवियर को इंडिकेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जनरली सबके सब मटेरियल जो है नॉन ओमिक बिहेवियर रखते हैं। लेकिन कब रखते हैं? तो आंसर है उनकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि उससे उस रेंज तक वो जो है ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, और यदि उससे ऊपर और नीचे जो रेंज होती है तो उसमें वो नॉन ओमिक जो कंसेप्ट हमारे पास में, दैट मीन्स वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास में एक वायर है, उस वायर के अंदर मैंने 100 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोवाइड किया, और मैं ये देखता हूँ कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने के कारण उस वायर में 100 एम्पियर का करंट जो फ्लो होना शुरू हो गया। दैट मीन्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है। मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू बढ़ा दी और मैंने इसको कर दिया 500 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट करने पर मैं ये देखता हूँ कि जो करंट की वैल्यू है वो भी हमारे पास इंक्रीज हो गई, और वो भी हो गई हमारे पास में 500 एम्पियर।
अभी भी ये जो है ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली मैं पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाता जाता हूँ, उसी सेम प्रोपोर्शन में करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। और हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए मैंने करंट क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस उसकी वैल्यू कर दी फॉर एग्जांपल 10,000। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो 10,000 एम्पियर करंट हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम लोगों को नहीं मिलता, और हम लोगों को करंट की वैल्यू मिलती है अराउंड ऑफ 9,000 एम्पियर। तो यहाँ पे जो 1,000 एम्पियर जो है उसका लॉस हो गया है। मतलब अभी ये जो मटेरियल्स था वो 10,000 पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण वो ओहमिक प्रॉपर्टी को छोड़ के नॉन ओहमिक वाली प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर इंक्लूड ही हो जाता है। तो आंसर है कि उस मटेरियल्स के अंदर 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के कारण क्या चेंज हुआ होगा कि वो ओमिक से नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें वो इंक्लूड हो गया। तो हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों यदि जब हमारे पास में 10,000 एम्पियर करंट किसी डिवाइस के अंदर फ्लो हो रहा होगा, किसी वायर के अंदर फ्लो हो रहा होगा, विच मीन्स उस वायर के अंदर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रहे होंगे। लॉट्स ऑफ मतलब यहाँ पे है कि ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर फ्लो हो रहे होंगे तो जो चार्ज डेंसिटी होगी उस वायर के अंदर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यदि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उन इलेक्ट्रॉन्स में कहीं ना कहीं कोलिजन जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सड़क है, उस सड़क में 10 बाइक जाती है, ओके, 10 बाइक बिना टकराए सीधी जा सकती है। अब उसी सड़क में 20 बाइक जाती है, 20 बाइक बिना टकराए जा सकते हैं। अब उसी सड़क में आप लोग 100 बाइक भेजोगे तो बाइक्स के कोलिजन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बाइक्स की डेंसिटी उस स्ट्रीट के अंदर, उस गली के अंदर ज़्यादा हो जाती है। उसी प्रकार से एक वायर की लिमिट है कि उसके अंदर से इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंटिन्यूसली हम लोग डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते जाएंगे तो उनके कारण उन इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन होना शुरू हो जाएगा, और ड्यू टू द कोलिजन्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है, ओके। सेकेंड थिंग, हम लोग ये जानते हैं कि यदि किसी भी पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशंस है ये कितना होगा, इस वाइब्रेशंस की स्पीड कितनी होगी, इस वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये सब डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल्स को या उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने टोटल कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है। तो मोर द एनर्जी मोर द वाइब्रेशंस टेक प्लेस, ओके। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट इफ द potential difference will be 10,000 volt, that means lots of energy is flowing through the wire, that means there is the lots of the vibrations take place in the electrons, therefore more the vibrations take place more the collisions will take place। कैसे, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है जो नॉर्मल जो हमारे पास में करंट फ्लो हो रहा है उसमें ये वाइब्रेट कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये कोलिजन नहीं कर रहा है। लेकिन यदि इसके पोटेंशियल में इंक्रीज कर दूंगा तो इसका जो वाइब्रेशंस है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, और अभी ये वाइब्रेशंस इंक्रीज होके इतना हो जाएगा। तो जब ये वाइब्रेशन इंक्रीज होके इतना हो जाएगा तो ये आगे वाला जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उससे क्या होगा, ये जाके टकराएगा और जो यहाँ पे कोलिजन जो है वो इसको बढ़ाएगा। दैट मीन्स मोर द कोलिजन्स विल टेक प्लेस, मोर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड द करंट इज डिक्रीजिंग when the potential is increasing so high, okay, okay। सेकेंड थिंग, तो इनके यदि हम लोग ग्राफ की बात करते हैं तो बेसिकली नॉन ओमिक बिहेवियर जो हम लोगों को डायोड के अंदर देखने को मिलता है। डायोड क्या होते हैं, तो डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनके बारे में हम लोग जो है आगे डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर की यूनिट हमारे पास में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो नॉन ओमिक बिहेवियर इंडिकेट करते हैं। जैसे देखिए, यदि हम लोग डायोड के लिए वी और आई का ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज भी जीरो है और हमारे पास में करंट की वैल्यू भी जीरो है। तो यहाँ से देखिए करंट की वैल्यू जो है वो लिटिल बिट इंक्रीज होती जा रही है। सिमिलरली सेम प्रोपोर्शंस में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ से देखिए इस पॉइंट के बाद में करंट की वैल्यू जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, जबकि पोटेंशियल जो उतना इंक्रीज ही नहीं हो पाता है। तो ये जो बिहेवियर है कि पहले करंट की वैल्यू कम इंक्रीज हो रही है फिर सडनली एकदम से इंक्रीज हो जाती है, ये बिहेवियर इंडिकेट करता है नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस को।
कैसे इंडिकेट करता है ये समझते हैं। जैसे यदि हम लोग रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये रहा करंट, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का गैप देखिए, मतलब हम लोगों ने करंट को यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया, लीनियर रिलेशनशिप, ओमिक रेजिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक देखिए लीनियर रिलेशनशिप करंट को इतना बढ़ाया, और जो हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमारे पास इतना बढ़ गया, ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे देखिए करंट को हमने इतना बढ़ाया, देखिए ये वाला जो करंट है इसको हम लोगों ने इतना बढ़ाया, लेकिन जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हमारे पास, मतलब कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंसिव। तो वो मटेरियल्स जो ओमिक को रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन ओमिक मटेरियल्स। ओके, गुड। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं बच्चों यहाँ पे कार्बन रजिस्टर्स। बच्चों बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है उसमें हम लोगों को अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशंस रहती है, अलग अलग ब्रांचेज जो रहती है किसी भी सर्किट अरेंजमेंट के अंदर, तो उन अरेंजमेंट में हम लोगों को जो करंट की वैल्यू है वो अलग अलग सेंड करनी पड़ती है। जैसे हम लोग ये कहें कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं, डायोड होते हैं, उनमें हम लोगों को करंट की वैल्यू जो है वो बहुत ही स्मॉल सेंड करनी पड़ती है। जो पिक्चर ट्यूब होती है वहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा सेंड करनी पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे हम लोगों को अलग अलग करंट की वैल्यू सेंड करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम लोगों को बेसिकली रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो रेजिस्टेंसेस है ये हम लोग ये चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी की हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और एफिशिएंसी इफेक्टिव, मतलब कि वो आपके पास में सस्ते भी आए और ज़्यादा दिन तक चले भी, ठीक है। तो ऐसे रेजिस्टेंस हम लोग चाहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोगों ने चूज किया कार्बन को, क्योंकि कार्बन जो हमारे पास में एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है और चीप है, ठीक है। तो वी चूज अ कार्बन। तो जो रेजिस्टेंस या जो रजिस्टर हम लोग कार्बन से बनाएंगे वो रजिस्टर्स कहलाएंगे हमारे पास में कार्बन रजिस्टर्स। ओके, अब ये जो कार्बन रजिस्टर है तो हम लोग जानते हैं कि इनकी भी वही प्रॉपर्टी होती है जो एक नॉर्मल रेजिस्टेंस की होगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि कार्बन रजिस्टर्स का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी भी क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ मैं कि हमारे घर में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। हमने बोला कि घर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो हम लोग स्टेबलाइजर के पास में गए और स्टेबलाइजर के अंदर जो सुई है हमारे पास में, वोल्ट मीटर जो लगा हुआ है, उसको देखा, हम लोगों ने बोला कि 200 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर में आ रहा है। उसी प्रकार से यदि मुझे बाइक की स्पीड मेजरमेंट करना है तो मैंने बोला ठीक है देख के बताइए स्पीड कितनी है। हमने बोला बाइक की स्पीड जो है मीटर में देखा 50 किलोमीटर पर आवर है। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर होते हैं, वो पैरामीटर्स को देख के हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस चीज़ का जो मेजरमेंट है वो इतना होगा। इन द सेम वे जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनको भी मेजरमेंट करने का हमारे पास भी कुछ तरीके होने चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग पहले पूरे रजिस्टर्स को पेंट कर देते हैं, और पेंट करने के बाद में उन रजिस्टर्स के ऊपर हम लोग कुछ कलर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, कलर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, जैसे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो कलर लाइंस है, ये कलर लाइंस के हम लोगों ने एक वैल्यू रखी हुई है कि भाई ये जो फलाना कलर लाइंस है ये कलर इस ये कह सकते हैं इस वैल्यू को बताएगा। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर जो है वो इतने रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताएगा, ठीक है। तो उस कलर से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, उसके हिसाब से हम लोग उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में उसको यूज कर सकते हैं। तो उन कलर्स को याद करने की हमारे पास में एक सीरीज़ है, कैसे उन कलर्स को याद किया जा सकता है, और वो एक टेक्निक है बेसिकली। तो आइए हम वो टेक्निक समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक लाइन है हमारे पास में जो आपको याद कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो यहाँ पे कुछ वर्डिंग है जो आपको यहाँ से पकड़ना है। बी फॉर ब्लैक है, बी फॉर ब्राउन है,
R फॉर रेड है, O फॉर ऑरेंज है, Y फॉर येलो है, G फॉर ग्रीन है, B फॉर ब्लू है, H का कुछ यहाँ पे है नहीं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है H को नहीं लेंगे क्योंकि H जो यहाँ पे एज ए उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हुआ है। V जो यहाँ पे वॉयलेट है और G जो है यहाँ पे ग्रे है और W जो है यहाँ पे वाइट है। और दो कलर जो होते हैं हमारे पास में उनको हम लोग इस टेबल के अंदर यूज करेंगे लेकिन इस सेंटेंस के अंदर नहीं आते, दैट इज G फॉर गोल्ड एंड S फॉर सिल्वर। ठीक है, ओके। वैसे भी सिल्वर और गोल्ड जो वो इन सब कलर से एकदम अलग ही चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती है। ओके, नाउ अभी ये जो हम लोगों ने टेबल पढ़ी, बीबी रॉय हैज ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इस टेबल को हम लोगों को याद करने का एक तरीका ढूंढना है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इन सब को लेके एक टेबल बनाते हैं। उन टेबल्स में कुछ नंबर लिखे होंगे, कुछ मल्टीप्लाइज लिखे होंगे कि वो रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है, और उनको कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हम लोगों ने टेबल से लिखा बीबी रॉय एज ए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वो हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया। और दो कलर और है हमारे पास में, गोल्ड एंड सिल्वर, और तीसरा है नो कलर। नो कलर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में। तो जो जो उनके सिंबल थे वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। अब ये जो सिंबल जैसे ब्लैक वाला है कितने नंबर पे आए हैं, 0 पे, उसी प्रकार से ब्राउन 1 पे आया है, रेड 2 पे आया है। तो सबके सब जो सीक्वेंस है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। क्योंकि बच्चों जो रेजिस्टेंस हो हमारे पास में कोई 1 ओम्स या 2 ओम्स का नहीं होता। रेजिस्टेंस को हम लोग जनरली बड़ी यूनिट्स में हम लोग काउंट करते हैं, क्योंकि 1 ओम 2 ओम का रेजिस्टेंस जो वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है, इतना स्मॉल होता है कि उसका इफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है। ओके, तो उसको कितने टाइम से या कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, तो उसको रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लायर में हम लोग 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ वो ये है कि जो गोल्ड और सिल्वर है उसका मल्टीप्लायर हम लोग प्लस में ना लेके माइनस में लेते हैं। ठीक है, अगली चीज़ टॉलरेंस की हम लोग बात करते हैं। तो जो गोल्ड का टॉलरेंस होता है वो हमारे पास में होता है 5%, और जो सिल्वर का टॉलरेंस होता है वो 10%, और जो नो कलर होता है उसका टॉलरेंस होता है 20%। टॉलरेंस क्या होता है, तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ की एक अपर लिमिट होती है और एक इसकी लोअर लिमिट होती है। जैसे मैं कहूँ कि आपको दौड़ना है, तो आप मैक्सिमम कितनी स्पीड से दौड़ सकते हो, तो भाई किसी ने बोला कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ, तो ये आपकी मैक्सिमम स्पीड हो गई। लेकिन जब हम लोग चल रहे हैं तो उसको तो दौड़ना नहीं मान सकते ना हम लोग, दौड़ने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए। तो वो मिनिमम स्पीड जिस पे हम लोग किसी को दौड़ना मानेंगे तो वो उसकी मिनिमम स्पीड हो जाएगी। और मैक्सिमम कौन सी हो जाएगी, जो मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई करके जितनी ताकत उसके पास वो लगा के वो दौड़ सकता है। इसी प्रकार से एक रेजिस्टेंस है, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। ओके, तो जब हम लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग बेसिकली इस टेबल की हेल्प ले रहे होंगे, और इस टेबल की हेल्प लेके हम लोग वो वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं रेजिस्टेंस की। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहले जो दो कलर होंगे हमारे पास में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि उसको पूरे रेजिस्टेंस को हम लोग कलर कर देंगे, सॉरी ब्लैक कर देंगे, और फिर उसके ऊपर हम लोग जो कुछ जो कलरफुल लाइनें हैं वो हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो जो दो पहली जो कलर लाइंस होंगी हमारे पास में वो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ड्रॉ करेंगे। तीसरी जो लाइन हो हमारे पास में जो डेसिमल नंबर्स हम लोगों ने ये लिया 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2 वाला, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और जो चौथी लाइन है हमारे पास में वो हमारे पास में टॉलरेंस को इंडिकेट करती है। तो ये रूल लगा के हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो उस डिवाइस के अंदर लगा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस हमारे पास है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो पहली लाइन बनी हुई है उसका येलो कलर है, जो दूसरी लाइन उसका कलर रेड है, जो तीसरी लाइन उसका कलर ऑरेंज, और फोर्थ जो लाइन उसका कलर गोल्ड है। तो पूछा गया कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों येलो जो आता है वो हमारे पास में 4 नंबर पे आता है। तो पहला जो है हमारे पास में कलर है दैट इज कॉल्ड येलो, और येलो का जो नंबर है वो हमारे पास में 4 है। दूसरा नंबर हमारे पास में रेड, तो रेड का जो नंबर है वो हमारे पास में है 2।
तीसरा हमारे पास में ऑरेंज, और तीसरा जो होता है वो मल्टीप्लायर कहलाता है, क्योंकि मैंने बताया कि पहले जो 2 नंबर रहते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और तीसरा जो मल्टीप्लायर होता है। तो मल्टीप्लायर यहाँ पे ऑरेंज का लेना है, तो ऑरेंज का मल्टीप्लायर हमारे पास में 10⁻³ है, तो ये आ जाएगा 10⁻³ ओम। चौथा जो वो गोल्ड है, और गोल्ड का टोलरेंस जो ±5% होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ±5% टोलरेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 42 इंटू 10⁻³ ओम्स या 42 किलो ओम्स। ±5 ये है कि इतने से इसकी वैल्यू 5% कम हो सकती है और इसकी वैल्यू 5% ही ज़्यादा हो सकती है। तो ओवरऑल ये हमारे पास में कहलाता है रेजिस्टेंस कैलकुलेशंस फॉर विद द हेल्प ऑफ द कार्बन रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है इस टेबल के थ्रू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले जो 2 हमारे पास में लेटर होंगे वो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा कहलाएगा मल्टीप्लायर, चौथा कहलाएगा हमारे पास में टोलरेंस। ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन रजिस्टर्स। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कुछ दिक्कत आ रही तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हो, आप लोगों को पता होगा कमेंट्स कहाँ से होते हैं। बाकी आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए और साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।